विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए। रिकॉर्ड परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सबसे प्राचीन वेद आपको बताना है कौन सा है। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऋग्वेद। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की जो रचना है संस्कृत भाषा में की गई है। पूछा जाता है क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत भाषा में की गई है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं परीक्षा में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। योग का जो वर्णन है ये भी ऋग्वेद में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? जो फ्री थ्रो शब्द है किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बास्केटबॉल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। फ्री थ्रो शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। यह सी करेक्ट आंसर होगा। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ का शहर है? असम का शहर है कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिनको रहमान मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा रहमान मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बी करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। यस, बी करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कश्मीर में, दिल्ली में, केरल में या फिर पंजाब में? ये वाली डेली लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब में हुआ था। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। 1919 में पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नील नदी घाटी में निम्न में से किस सभ्यता का विकास हुआ है? इसमें से किस सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है? सुमेर की सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का या फिर यूनान की सभ्यता का? तो बी करेक्ट आंसर होगा मिस्र की सभ्यता का। यस, बी करेक्ट आंसर है। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है नील नदी घाटी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? बी करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? सबसे अधिक वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मणिपुर। यस, मणिपुर के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का।
बाकी आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन तीनों राज्यों के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मणिपुर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहां पर होता है पूछ सकते हैं, तो याद रखिए चाइना में विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। और भारत, अपना देश भारत, इसमें दूसरे स्थान पर है विश्व में। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर भारत है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। कोयला उत्पादक राज्य नहीं है भारत में, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। बाकी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, निम्न में से कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानते हैं। जातक, धम्मपद, त्रिपिटक या फिर बुद्ध चरित। तो बी करेक्ट आंसर होगा धम्मपद। यस, बी करेक्ट आंसर है। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। धम्मपद किस धर्म से संबंधित है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। बौद्ध रचना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? ब्राजील में होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी पठार। बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे उपयुक्त क्षेत्र है दक्षिणी पठार भारत में कॉफी की खेती के लिए। तभी कर्नाटका में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है भारत में। तो बी करेक्ट आंसर होगा। यस राम कुमारी, जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा मेडागास्कर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो मेडागास्कर करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बोर्नियो एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। यह मेडागास्कर में पूछा, सॉरी, हिंद महासागर में पूछा गया सबसे बड़ा स्थित द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन सा था। सब इसका आंसर करिएगा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय आपको बताना है निम्न में से कौन सा था। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कांच क्या होता है। क्या पूछा गया? कांच क्या होता है, साइंस का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अति शीतित द्रव्य कांच। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कांच एक अति शीतित द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, निम्न में से किस बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में अपनी जान गंवाई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं, तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब नेशनल बैंक। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पीएनबी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी आपको बताने हैं कौन है। दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं भारत सरकार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप आपको बताना है। गुड इवनिंग।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो डी करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। गुड इवनिंग सभी को। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है नियाग्रा वाटरफॉल किस सीमा पर स्थित है? किन देशों की सीमा पर स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्वीडन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है, महाद्वीप भी पूछा जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। एफिल टावर कहां पर है? निम्न में से कहां पर है एफिल टावर? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा पेरिस में है। यस, पेरिस में है एफिल टावर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो कि सीन नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी की परीक्षा में पूछा गया था। और राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। नियुक्ति कौन करता है दोनों की? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सी करेक्ट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1961 से देना प्रारंभ हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर पूछा जाए पहले व्यक्ति कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो नाम याद रखिएगा जी शंकर कुरुप। कौन? जी शंकर कुरुप पहले भारतीय हैं, सॉरी पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहली महिला कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तब आप लोग याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी पहली महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था, जी शंकर कुरुप ने मलयालम भाषा में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्न में से किस लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकाल लेक को। यस, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल लेक। कहां पर है? रसिया में। ये क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हम्पी का जो खुला संग्रहालय है किस राज्य में? कर्नाटक, राजस्थान, केरला या फिर बिहार में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, माइकल फैराडे, राइट बंधु या फिर ग्राहम बेल? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। डायनमो के आविष्कारक पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकल फैराडे ने। यह बी करेक्ट आंसर होगा, माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको उन मुगल शासकों के नाम बताने हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है और जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बाबर और जहांगीर। हुमायूं करेक्ट आंसर नहीं होगा। हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। किसे मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिटमिनस को। सी करेक्ट आंसर होगा, बिटमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लें भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए।
पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? आर्टिकल 38, 39, 40 या फिर 41? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 40। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह, नाथूराम गॉडसे, उधम सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा। पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? यकृत, फेफड़ा, आंत या फिर इनमें से कोई नहीं? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लीवर से संबंधित है। यस, यकृत से संबंधित है पीलिया रोग। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में एक साथ या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा केवल लोकसभा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोनों करेक्ट आंसर नहीं होगा। राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में प्रस्तावित होता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, लोकसभा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? कजरी मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कजरी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? कौन है प्रतिपादक सांख्य दर्शक के, सॉरी दर्शन के? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो सभी इसका आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा महर्षि कपिल। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस देश का प्राचीन नाम फॉर्मोसा है? उस देश का नाम बताना है जिसका प्राचीन नाम फॉर्मोसा है। इराक, ईरान, ताइवान या फिर म्यांमार? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ताइवान का। सी करेक्ट आंसर होगा। ताइवान का प्राचीन नाम फॉर्मोसा है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। निम्न में से कौन धातु नहीं है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन धातु नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पारक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जस्ता भी एक धातु है और टंगस्टन भी एक धातु है। डी करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस, एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। निम्न में से किसे नहरों का शहर कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नहरों का शहर किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वेनिस को। इटली का शहर है। कहां पर है? इटली का शहर है वेनिस और नहरों का शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए नहरों का देश किसे कहा जाता है, तब याद रखिएगा पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। निम्न में से भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? निम्न में से सूती वस्त्रों की राजधानी आपको बतानी है। कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो आंसर सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत में मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाता है किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं और 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं फिर से परीक्षा में। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। गन आइलैंड के लेखक कौन है? गन आइलैंड किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा अमिताभ घोष। यह सी करेक्ट आंसर होगा। अमिताभ घोष ने गन आइलैंड को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को,
24 मई को, 2 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को? सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मई को मनाते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। 1983 में फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? भानु अथैया है। किस फिल्म में मिला था? किस फिल्म के लिए मिला था? गांधी फिल्म थी। कब फिल्म आई थी? 1983 में फिल्म आई थी और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 4 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन, कौन सी फिल्म थी? गांधी नाम से फिल्म थी। कब फिल्म आई थी? 1983 में। किसे पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला था भारत में? भानु अथैया को मिला था। किस श्रेणी में मिला था? सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। बी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में मुंडेथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सॉरी 42 के लिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1914 में, 1916 में या फिर 1920 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 में। सी करेक्ट आंसर होगा, 1916, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्योटो कहाँ का शहर है? क्योटो कहाँ पर है? किस देश में है क्योटो? अमेरिका, चाइना, जापान या फिर भारत में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान का एक शहर है। जापान का एक शहर है क्योटो। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस विक्रांत, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर जिंक फास्फाइड का? तो डी करेक्ट आंसर होगा, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 1674 में, 1774 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा को किसने लिखा है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीर खुसरो ने। यस, बी करेक्ट आंसर है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस विक्रांत। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है सैमसंग किस देश की कंपनी है? सैमसंग किस देश की कंपनी है? जापान, चाइना, अमेरिका या फिर साउथ कोरिया? तो डी करेक्ट आंसर होगा, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? जगन्नाथ मंदिर आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारत के उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। येलो केक किसे कहते हैं? निम्न में से किस खनिज को येलो केक भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। क्रेमलिन किस देश में है? किस देश का स्मारक है क्रेमलिन? तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्रेमलिन किस देश में है? ग्रीस, इटली, रसिया या फिर मिस्र में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रसिया में। रसिया का एक स्मारक है क्रेमलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं? ये एमटीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी की एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था। तो डी करेक्ट आंसर होगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। फ्यूजामा ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में है? तंजानिया, ईरान, जापान या फिर म्यांमार में? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्या पूछा गया? फ्यूजामा ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। 22 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 22 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जापान में फ्यूजामा ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। मानस अभ्यारण्य निम्न में से कहां पर है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गोवा में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। मानस अभ्यारण्य बताना है निम्न में से कहां पर है? ए करेक्ट आंसर होगा असम में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। असम में मानस अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? जो खेड़ा आंदोलन है कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद, पीला, लाल या फिर नारंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सफेद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।